हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी केमिस्ट्री के सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट सेकंड। तो हमारा जो बीएससी सेमेस्टर का फर्स्ट है उसकी केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड है। तो इस वीडियो में पूरी यूनिट कंप्लीट करा दूंगी आपकी यूनिट सेकंड। तो पेपर का नाम है आपका, यानी जो हमारा पेपर फर्स्ट है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो यूनिट सेकंड है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो यूनिट जो फर्स्ट मैंने आपकी पूरी कंप्लीट कराई हुई है उसका वन शॉट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर उसे देख सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेते हैं यूनिट सेकंड। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये जो है मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ इसमें सारे यूनिट सेकंड के सारे टॉपिक हैं। और आपको अगर अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वीडियो चाहिए तो उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अलग अलग टॉपिक को एकदम डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये वन शॉट वीडियो है, इसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कोश, यानी शैल क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाई जाने वाली कक्षाएं जो ऊर्जा स्तरों में बटी होती है। तो ये जो टॉपिक है शैल, ये बहुत इजी है, आपने 12th में पढ़ा हुआ। परमाणु के नाभिक के जो चारों ओर होता है, जैसे हमें पता है, जैसे कोई हमारा ये परमाणु होता है उसमें क्या हो जाता है, बीच में एक नाभिक होता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, और उसके चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं। तो जो कक्षाएं होती है वो ऊर्जा स्तरों में बटी रहती है, उनको उसे कोश कहते हैं। तो ये जो हमारे नाभिक के चारों जो ये ऊर्जा स्तर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN से प्रदर्शित करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। तो 2n² मैं बताऊंगी आपको कैसे निकाल सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कोश देख लेते हैं। कोश हमारे होते हैं जैसे KLMNO, अगर ऊर्जा स्तर और बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे, जैसे KLMNOPQR। ठीक है, और ऊर्जा स्तर का मतलब है जो हमारा कोश है, जैसे K है उसे हम एक ऊर्जा स्तर कहेंगे फर्स्ट यानी, और L है उसे हम दूसरा ऊर्जा स्तर कहेंगे, M है ये हमारा तीसरा, N है ये हमारा 4, और O है हमारा 5th। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। और 2n² इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र है। तो n की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे, ऊर्जा स्तर, यानी n ये है ऊर्जा स्तर। ठीक है, हमने रख दिया यहाँ पे 1, क्योंकि k का निकाल रहे हैं हम, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा हमारा 2, यानी 1 1 सा 1 और 2 1 सा 2। तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, 2। तो हमारा जो k कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। और दूसरा देख लेते हैं, 2n² में हम क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे तो क्या आएगा 8। तो L जो है हमारा दूसरा ऊर्जा स्तर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तीसरे में आ सकते हैं 18, चौथे में 32 और पाँचवें में 50। ऐसे ही आते चले जाएंगे। आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। अब देख लेते हैं उपकोश क्या होता है। दूसरा टॉपिक आपका उपकोश यानी सबशैल। तो सबशैल क्या होता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर मैंने बताया क्या होती है, कक्षाएं पाई जाती हैं। और वे जो कक्षाएं होती हैं जो ऊर्जा स्तरों में बटी जाती हैं, यानी जो ऊर्जा स्तर है वो भी उप ऊर्जा स्तरों में बटी रहती है, उसे क्या कहते हैं, हम उपकोश कहते हैं। जैसे हमने देखा हमारा कोई परमाणु है उसमें बीच में नाभिक पाया जाएगा। ठीक है, उसके चारों तरफ कक्षाएं पाई जाएंगी, ये है हमारी ये वाली कक्षाएं, और वे भी कुछ ऊर्जा स्तरों में बीच बीच में बटी रहती हैं। तो इन्हीं क्या कहते हैं, हम उपकोश कहते हैं। यानी कोश जब छोटी छोटी कक्षाओं में बढ़ जाते हैं उसे कहते हैं हम उपकोश। तो उपकोश क्या आती है, इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SPDF से प्रदर्शित करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 4 6 8, यानी S में होगी 2, P में होगी 4, D में होगी 6, F में होगी 10। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो SPDF है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 8। तो ये याद कर लेना। अब देखते हैं आगे कक्षाओं में उपकोशों की संख्या। आप देख लेते हैं जो हमारी कक्षाएं थी वो कौन कौन सी थी, KLMN। इसमें आप देख लेते हैं हम उपकोश कितने होते हैं। तो जो ऊर्जा स्तर है वो कैसे होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो K है 1, L है 2, M है 3, N है 4। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया। अब देखते हैं इसमें उपकोश कौन कौन से हैं। तो जो ऊर्जा स्तर फर्स्ट है उसमें उपकोश होगा हमारा 1s। तो जैसे हम ऊर्जा स्तर को 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही उपकोश को SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 है यानी इसमें एक उपकोश होगा यानी 1s। 2 है तो इसमें 2 उपकोश होंगे 2s 2p। 3 है तो 3 होंगे 3s 3p 3d। 4 है तो इसमें 4 होंगे 4s 4p 4d 4f। ठीक है, ये हमारे हो गए उपकोश। अब देख लेते हैं कक्षक क्या होता है, यानी ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स देख लेते हैं, परमाणु के नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। तो जिसमें जैसे हमारा कोई परमाणु है उसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और चारों तरफ कक्षाएं होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वे कक्षाएं में नहीं होते, वे किस में होते हैं,
ऑर्बिटल्स में होते हैं, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसी हम कहते हैं ऑर्बिटल यानी कक्षक। ठीक है, उपकोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधे के बराबर कक्षक होते हैं। जैसे हमने पीछे देखा, जैसे हमारे उपकोश हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसके आधे के बराबर कक्षक होंगे। मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है, ये इसमें समझाऊंगी। और एक कक्षक में अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसमें चक्रण विपरीत दिशा में होता है। तो एक एक लाइन इसकी अच्छे से समझते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें कहा गया है उपकोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधे के बराबर कक्षक होते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे आधे उसमें होंगे कक्षक। जैसे हमारा ये उपकोश है उसमें SPDF से रिप्रेजेंट करते थे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, S में 2, P में D, P में 6, D में 10, F में 14। तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उसके आधे के बराबर इसमें कक्षक होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो कक्षक होगा 1। इसमें इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसमें कक्षक होंगे 3। D में कितने, 10, तो इसमें कक्षक होंगे 5। यानी कक्षक को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे कक्षक है। और F में है 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कक्षक होंगे 7। तो S में कितने कक्षक हुआ, 1। ऐसे ही इसमें P में 3, D में 5 और F में 7। तो ये आपको याद करने होंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। और कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो हमारा एक कक्षक है, जैसे ये वाला ऑर्बिटल है, इसे हम बॉक्स को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल या फिर कक्षक। तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, यानी एक का चक्रण ऊपर की ओर और एक का नीचे की ओर। तो इसमें ये कहा गया है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण विपरीत दिशा में होते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड स्ट्रक्चर, यानी कक्षों के प्रकार व अभिविन्यास। तो इसमें हम देखेंगे कक्षों के प्रकार और उसके अभिविन्यास के बारे में। तो आकृति के आधार पर कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारी जो आकृति है, यानी इसमें जो कक्षक होते हैं उसकी आकृति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तो ये हमारे चार ऑर्बिटल्स यानी कक्षक। पहला है इसमें S ऑर्बिटल, दूसरा है P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल। जो हमारा S ऑर्बिटल है उसकी आकृति होती है गोलाकार, यानी गोलाकार का होता है। जो P ऑर्बिटल होता है उसका होती है डंबलाकार। जो D ऑर्बिटल होता है उसकी आकृति होती है द्विडंबलाकार, यानी इसमें जो डंबल होते हैं, डंबल का मतलब क्या है, जिससे आप जैसे जिम जाते हो, आपने देखा होगा वहाँ से हाथ में पकड़ के आप बॉडी बनाते हो, उसे कहते हैं डंबल। तो ये इस प्रकार का होता है, कुछ देखने में इस प्रकार से होता है और यहाँ पे आप पकड़ते हो। ठीक है, द्विडंबल का मतलब है 2 डंबल जैसे आपस में जुड़ गए, उसे कहते हैं द्विडंबल। और F जो ऑर्बिटल होता है इसकी आकृति जटिल होती है। इस पर अभी रिसर्च जारी है, अभी इसकी अच्छे से इसकी संरचना के बारे में जानकारी नहीं है। तो अब देख लेते हैं कक्षकों का अभिविन्यास। तो आकाश में कक्षकों का अभिविन्यास निम्न प्रकार होता है। तो जो आकाश है उसमें कक्षकों का अभिविन्यास इस प्रकार होता है। पहले देख लेते हैं S ऑर्बिटल का अभिविन्यास। तो इस ऑर्बिटल की संख्या 1 होती है। जैसे हमने पीछे देखा, इस ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 1। जैसे SPDF होती है उसमें होती है पहले की 1। जैसे SPDF है उसमें होती है S की 1, P की होती है 3, इसकी 5 और इसकी 7। तो S की कितनी है, 1। तो इस ऑर्बिटल की संख्या 1 होती है और यह 3 कक्षक यानी X, Y, Z में सम्मिलित होता है। जैसे हमारा होता है ये X अक्ष, ये Y अक्ष और ये Z होता है, ये इस प्रकार होता है, ऐसे इस प्रकार। ठीक है, तो ये होता है Z। तो इसे हम पेज पे तो ऐसे ऊपर की ओर नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इस प्रकार बना देते हैं। और बीच में होता है न्यूक्लियस। तो ये हमारा हो गया 1s ऑर्बिटल। दूसरा है हमारा, जैसे इन दोनों में क्या अंतर है, तो ये इसके जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, थोड़ा गैप होता है। और जो हमारा 2s होता है उसमें दो कक्षाएं आ जाती हैं, यानी एक ये वाली। इसमें सिर्फ एक ही है, इसमें आ गई 2। तो ये हो गया हमारा 2s ऑर्बिटल। तो इन दोनों में यही अंतर है कि 1s में और 2s में यही अंतर होता है कि इनमें 2 कक्षाएं आ जाती हैं। और x, y, z वही होता है, सेम एज इट इज इनकी अक्ष, और ये बीच में होता है नाभिक। अब देख लेते हैं p ऑर्बिटल का अभिविन्यास। तो सेकंड है P ऑर्बिटल का अभिविन्यास। तो इन ऑर्बिटल की संख्या 3 होती है। मैंने पीछे बताया S की 1, तो P की कितनी होती है, 3। और ये समान ऊर्जा के 3 ऑर्बिटल यानी PX, PY, PZ में बटे होते हैं। पीछे जो हमारा S था उसमें असमान ऊर्जाएं थी, और ये जो हमारा P है उसमें कितने, ये तीनों की ऊर्जाएं समान है। तो इन तीनों ऑर्बिटल के पाली यानी जो लोब होते हैं वो X, Y तथा Z अक्षों में समांतर होते हैं, यानी X, Y, Z अक्षों के समांतर होते हैं। जैसे इसकी आकृति मैंने बताई थी पीछे, P की क्या होती है, डंबलाकार होती है। तो डंबल जो होता है वो
जो हमारा एक्स वाई जेड में होती है। तो पी एक्स देखेंगे पहले, फिर पी वाई, फिर पी जेड। तो पी एक्स होता है वो किस में होता है, जो डंबल होता है वो एक्स अक्ष पे होता है। ये हमारा एक्स अक्ष है, तो इसके ऊपर होगा ये डंबल, तो ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल। और जो हमारा पी वाई होता है उसमें जो वाई है तो ये डंबल वाई अक्ष पे होता है। और जो पी जेड है उसमें ये डंबल जेड अक्ष पे होता है, तो ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल। अब देख लेते हैं थर्ड, डी ऑर्बिटल का अभिविन्यास। तो डी ऑर्बिटल का अभिविन्यास कैसा होता है। इन ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ये समान ऊर्जा के 5 ऑर्बिटल, ये तो इनके जो ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो पहला होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी जेड एक्स, फोर्थ होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पाँचवा होता है डी जेड स्क्वायर में बटे रहते हैं। तो ये 5 हो गए। इनका अभिविन्यास निम्न प्रकार है। तो इनकी देख लेते हैं अभिविन्यास कैसा है। तो पहले देखते हैं डी एक्स वाई। तो एक्स वाई में मतलब एक्स और वाई अक्ष पे होगा ये, तो एक्स और वाई बनाएंगे, सिर्फ जेड नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्स और वाई। उसके इसकी आकृति कैसी थी, डी मैंने पीछे बताया द्विडंबलाकार होती है, यानी इसमें 2 डंबल एक साथ जुड़े होते हैं। तो एक्स और वाई लिखेंगे, और यहाँ पे पीछे जो पी था उसमें अक्ष पे आ रहे थे डंबल, लेकिन जो हमारा डी है उसमें अक्ष के बीच में आएंगे, एक्स और वाई के बीच में बनेगा द्विडंबल। और जो हमारा डी वाई जेड है तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ लिखेंगे जेड, इसमें एक्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में बना लेंगे हम डंबल। तो ये हो गया हमारा डी वाई जेड। तीसरा है हमारा डी जेड एक्स, तो इसमें जेड और एक्स बनाएंगे और द्विडंबल बना देंगे। नेक्स्ट है इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, तो एक्स और वाई बनाएंगे और इसके ऊपर बनाएंगे इस बार। तो ये तो हमारे वाई एक्स थे, इसमें क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो ये एक्स पे बनेंगे, यानी एक्स और वाई पे, एक्स पे और वाई पे बनेंगे ये दोनों डंबल। लास्ट हमारा डी जेड स्क्वायर, तो जेड पे बनेगा और यहाँ बीच में एक रिंग के प्रकार का आकृति बना लेंगे। इसमें और एक्स कोई सा भी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ जेड दिखाएंगे, और इसमें एक रिंग आकृति बना लेंगे, यानी ये घूम रहा है अपने अक्ष पर, तो इसे कहते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ये हो गया हमारे ऑर्बिटल का अभिविन्यास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आफबाउ प्रिंसिपल, यानी आफबाउ नियम। तो मैं ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ये नोट्स बनाने में। ठीक है, अगर आपको इनके अलग अलग टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का लिंक। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहाँ पर आपको अलग अलग नई नई वीडियोज़ की जानकारी बहुत जल्दी मिलती रहेगी कि नई वीडियो आने वाली है, कौन सी आने वाली है, कब आने वाली है, और उस पर PDF भी मैं डालती रहती हूँ, उसे जल्दी से ज्वाइन करें। अब देख लेते हैं आफबाउ प्रिंसिपल, आफबाउ नियम। तो जर्मन भाषा का शब्द निर्माण करना, तो जो जर्मन भाषा का शब्द है आफबाउ, उसका अर्थ है निर्माण करना। तो इस नियम के अनुसार परमाणु के कोशों, ये जो जैसे हमारा आफबाउ नियम है ये किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जैसे आप ये नियम जो है साइंटिस्ट के नाम पर रखे जाते हैं, लेकिन ये आफबाउ जो है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, आप इसे याद कर लेना। तो इस नियम के अनुसार परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। जो हमारे परमाणु हैं उसके जो उपकोश होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने बताया परमाणु होता है उसमें कोश होता है, कोश में उपकोश होते हैं, उपकोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे ही किसी भी उपकोश में नहीं जाते, वे ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं, यानी जिसका ऊर्जा सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले बढ़ेगा और फिर जिसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी उसमें ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोश में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा कम होती है, यानी सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगा, जिसकी ऊर्जा कम होती है, फिर बढ़ते चले जाएंगे। आप देख लेते हैं कि पहले किस में जाएगा और बाद में किस में जाएगा। तो यही है आपका आफबाउ नियम। तो इसमें हम लिख लेते हैं जैसे 1s 2s, यानी जो हमारा s होता है उसमें कितने होते हैं, एक कक्षक होता है, और जो हमारा p होता है उसमें कितने होते हैं, 2-3 होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जैसे 1s आप लिख लो ऐसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। तो आप 1 से लेकर 7 तक x लिख लो और फिर p लिख लो, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। फिर लिख लो 3d 4d 5d 6d और फिर लिख लो 4f 5f। तो इस प्रकार आपको लिखने के बाद फिर हम ऐसे लाइन बनाएंगे कि पहले हमारा जाएगा 1s में और फिर जाएगा उसके बाद 2s में। आप पहले ऐसे ऐसे लाइन खींच लो और फिर इसको ऐसे ऐसे मिला दो। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है इन्हें बाद में मिला देना, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। इसमें ये मतलब आफबाउ नियम, इससे हमें पता चलेगा कि पहले इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोश में जाएगा। तो 1s
फिर जाएगा 2s, फिर जाएगा 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5f, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, और फिर जाएगा 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, उसके बाद जाएगा 5f, 6d और 7p। तो ये हो गया हमारा अबाउ प्रिंसिपल। तो आप इस डायग्राम को बना ला, ये आप बहुत ईजी है। या फिर आप इसको ना बना पाओ तो आप इसे याद कर लेना सिर्फ कि बहु इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति के लिए इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ये है, जैसे हमारा S होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और जो हमारा P होता है उसमें 6, और जो हमारा D होता है उसमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा F होता है उसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप याद कर लेना SPDF। S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और F में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 ऐसी 1s2 2s2 ऐसे आप लिख लेना, लेकिन याद करने के लिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो ये वाली सीरीज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। आप देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 1। तो इसका लिखेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसमें 1s1 आएगा। और He में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आएगा 1s2, तो यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और 7 N का देख लेते हैं नाइट्रोजन का N, इसका होता है परमाणु क्रमांक 7, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 7। तो 1s2 S में कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं सिर्फ, अब अगले वाले में भरेंगे। S में कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, फिर अगले वाले में भरेंगे, जितने बचे कितने बचे 3, तो 3 आ जाएंगे हमारे P में टोटल कितने आ सकते हैं 6, लेकिन यहाँ पे बचे कितने 3, तो 3 हम यहाँ पे भर देंगे। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p 3। अब देख लेते हैं Na का सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी P में कितने होने चाहिए थे 6, तो 6 आ गए, 1 बचा हमने अगले वाले में भर दिया, यानी भरते चले जाएंगे। 21 यानी Sc का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो आपको ये बिल्कुल ऐसे रटा हुआ होना चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। मूव आप बिना देखे इसे जल्दी बोल सको, ऐसे याद होना चाहिए ये वाला। तो आप देख लेते हैं Ni यानी 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। तो ये हो गया हमारा 28। आप इसे गिन के देखना, इलेक्ट्रॉन पूरे 28 आएंगे। आप देख लेते हैं इस सिद्धांत के अनुसार 3 नियम आते हैं। तो जो हमारा अबाउ प्रिंसिपल है उसमें कितने नियम आते हैं 3। तो पहला है N+L का नियम, दूसरा है पाउली का अपवर्जन नियम, तीसरा है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तो ये तीनों हम अलग अलग अच्छी तरह से मैं इसे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। तो पहले देख लेते हैं हम N+L का नियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी BSc के एग्ज़ाम देने में। आगे भी जल्दी वीडियो अपलोड होगी, सेकेंड सेमेस्टर के भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ। जल्दी ही सारे सेमेस्टर की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। आपको पूरी BSc के नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहला है N+L का नियम। तो इस नियम के अनुसार उस उपकोष की ऊर्जा न्यूनतम होती है जिसके लिए N+L का मान कम होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा इस नियम के अनुसार उस उपकोष की ऊर्जा न्यूनतम होती है, यानी उस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होगी जिसके लिए N+L का मान कम होगा, यानी N+L का मान कम और इसलिए उसकी ऊर्जा भी कम। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 1s 2s 2p 6p और 7s, ये हमने एग्जाम्पल लिए। इसमें हम निकालते हैं n का मान और l का मान। इसमें हमें क्या चाहिए, n चाहिए और l चाहिए। ये हमारा n है हमारा यहाँ पे कोश की संख्या, और l हमारा द्विघांशी संख्या। ठीक है, द्विघांशी क्वांटम नंबर। तो आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको क्वांटम संख्याएं। ठीक है, इसमें उसे कहते हैं हम L का मतलब द्विघांशी, या फिर N को आप कोश ना कहकर, कोश की संख्या ना कहकर आप इसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कह सकते हो। ये मुख्य क्वांटम संख्या और ये द्विघांशी क्वांटम संख्या, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा हमारा N+L का, ये जो लिखा हुआ है ऊपर N+L का मान निकल जाएगा हमारा। फिर हमें पता चल जाएगी किसकी ऊर्जा कम है किसकी ज़्यादा है। तो हमने पहला एग्जांपल लिया 1s का। तो 1s में जो हमारा कोश है वो क्या है 1, तो इसका n का मान हो गया, यानी मुख्य क्वांटम संख्या होगी 1। आगे मैं आपको क्वांटम संख्याएं पढ़ाऊंगी जब आपको n और l बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा s है उसके लिए l का मान देख लेते हैं, द्विघांशी क्वांटम संख्या का मान। तो SPDF हमारे 4 उपकोश हैं, इसमें जो s है उसका l का मान होगा 0, p का होगा l का मान 1,
डी का होगा 2, एफ का 3, यानी SPDF 0 1 2 3। तो ये आपको याद बहुत ज़्यादा ये वाली इम्पोर्टेंट है, इससे आपको एल का मान पता चलेगा। यानी इसे देखते ही, एस देखते ही आपको पता चल जाएगा एल का मान 0 है, और पी देखते ही आपको पता चल जाएगा एल का मान 1 है, और एन का मान क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, इसमें होगा 2, इसमें होगा 2, इसमें होगा 6, इसमें होगा 7, और एल का होगा एस मतलब 0, एस का मतलब 0, पी का मतलब 1, पी का मतलब 1, एस का मतलब 0। ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो एन प्लस एल यहाँ पे हम इजीली निकाल पाएंगे। तो 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2, 2 + 1 = 3, 6 + 1 = 7, 7 + 0 = 7। तो ये आ गया हमारा एन प्लस एल का मान। तो इसमें हम पता कर लेंगे कि किसकी ऊर्जा सबसे कम है और किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है। तो इसमें ऊपर क्या कहा गया था, जिसका एन प्लस एल का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। तो सबसे ज़्यादा पहले हम देख लेते हैं सबसे कम किसकी है, 1 की, क्योंकि इसका एन प्लस एल का मान सबसे कम है। तो सबसे कम ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा का बढ़ता क्रम, यानी पहले सबसे कम लिखेंगे फिर उससे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे कम 1s की, फिर है 2s की, फिर है 2p की, फिर इन दोनों में देख लेते हैं। जैसे ये हमारे दोनों में सेम आ रहे हैं एन प्लस एल का मान, तो हम क्या देखेंगे, फिर हम देख लेंगे यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या, यानी जो हमारा n है, यानी हमारा कोश जो छोटा होगा उसकी ऊर्जा छोटी, और जिसमें कोश बड़ा होगा उसकी ऊर्जा बड़ी, यानी ज़्यादा। तो 6p कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है यहाँ पे 7s की। तो आगे ये कहा गया है, यदि 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान समान हो तो उस उपकोष की ऊर्जा सबसे अधिक होगी जिसमें n का मान न्यूनतम होगा। तो इसमें ये कहा है, जैसे मैंने पीछे बताया, जिसमें n प्लस एल हमने देखा दोनों में समान थे 7 7, लेकिन फिर हमने क्या देख लिया उसमें, उसके उपकोष की ऊर्जा, यानी उसमें क्या देख लिया हमने, उसमें हमने देखा उनके कोश। देखो जैसे ये था, हमने देखा कि इसका n प्लस एन का मान दोनों का सेम है, लेकिन इसके उपकोष, ये जो हमारे कोश हैं ये अलग अलग हैं। ठीक है, हमने देख लिया फिर कोश। तो इसमें जो कोश की न्यूनतम है, जिसमें n का मान न्यूनतम है, इसमें क्या होगी, ऊर्जा कम होगी। आप देख लेते हैं सेकंड, पाउली का अपवर्जन नियम। तो सेकंड है इसमें पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा पाउली का अपवर्जन नियम है वो क्या कहता है कि एक उपकोष में, ये जो हमारा एक कक्षक होता है, जैसे हमारा एक बॉक्स है, इसे कहते हैं हम एक कक्षक। ठीक है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, यानी इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, जिसके चक्रण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। यानी इनके चक्रण क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये किसने बताया, ये पाउली ने बताया, तो इसलिए कहते हैं इसका पाउली का अपवर्जन नियम। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल 2He, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2, तो इसमें एक कक्षक जो है वो कितने बनेंगे, एक बॉक्स बनेगा सिर्फ, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इसमें एक का चक्रण ऊपर की ओर, एक का चक्रण नीचे की ओर होगा। तो यही बताया था हमारा पाउली ने। इसके अतिरिक्त भी कुछ कहा था। ठीक है, इस नियम के अनुसार देख लेते हैं, किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। जैसे ये जो है हमारा एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इन दोनों के लिए ही चारों क्वांटम संख्याएं अलग अलग होंगी। तो क्वांटम संख्याएं मैंने बताया, आगे पढ़ाऊंगी आपको अच्छे से डिटेल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया पाउली ने कि इन दोनों के जो चक्रण है ये दोनों के अलग अलग है, तो इनकी जो क्वांटम संख्याएं हैं, यानी चारों क्वांटम संख्याएं, इनमें कुछ ना कुछ अंतर होगा ज़रूर। तो 2He में देख लेते हैं 1s2। तो 1s2 को हम जब देखेंगे तो इसमें एक कक्षक बनेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के चक्रण अलग अलग होंगे। इनका हम क्वांटम संख्या निकालेंगे, तो पहले इस वाले की निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, फिर इस वाले की निकालेंगे। तो पहले देख लें, पहले इलेक्ट्रॉन की लिए तो n का मान, यानी इसके जो मुख्य, जो हमारे n, जो हमारी क्वांटम संख्याएँ होती हैं वे कितनी होती है, 4 होती है। पहली है ये n, दूसरी है l, तीसरी है m, चौथी है s। तो n का नाम होता है मुख्य क्वांटम संख्या, l होती है द्विगांशी क्वांटम संख्या, m होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, s होती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो n है इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब है यहाँ पे कौन सा कोश है, पहला। तो फर्स्ट लिख देंगे l, मैंने बताया l का मान कैसे निकालते हैं, जैसे SPDF। तो l का मान क्या होगा, ये हमारे n, तो हमारा s होगा 0 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है हमारा s, तो s की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो l का मान होगा यहाँ पे 0। अब देख लेते हैं m कैसे निकलेगा। जैसे हम देखेंगे m निकालने के लिए l देखेंगे, तो l देखने के लिए हमें जैसे पता है m का मान क्या होगा, -l और 0 + l।
ठीक है। तो इसमें एल क्या है 0, तो यहाँ पे हम एल रखेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 ही आएगा, तो इसका मान हो गया 0। अगर 1 होता, अगर सोच लो यहाँ पे 1 है, जैसे हमने देखा यहाँ पे p होगा, तो यहाँ पे l का मान क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 की जगह हम क्या रखेंगे, तो l की जगह रखेंगे हम 1, और यहाँ पे भी l की जगह 1, तो m का मान हो जाते हैं ये वाले -1 0 + 1। लेकिन यहाँ पे हमने देखा 0 ही है, तो इसका मान भी 0 ही होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कहाँ पे है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर है तो s का मान होगा यहाँ पे +1/2, नीचे की ओर होता तो -1/2 आता। जैसे हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखा, n का मान तो सेम ही रहेगा, l का मान भी सेम रहेगा, m का मान भी सेम रहेगा, लेकिन s का मान क्या होगा, इसकी चक्रण की दिशा क्या है, नीचे की ओर, तो इसका s का मान होगा -1/2। तो ये है इसमें अंतर। तो इसमें ऊपर ये कहा गया था कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं रह सकते, किसी न किसी का तो अलग होगा ही। ये हो गया हमारा पाउली का अपवर्जन नियम। अब देख लेते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है हमारा, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। इसे इंग्लिश में कहते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में भरते समय उनका युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो जो हमारा हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है उसके अनुसार क्या होता है, समझते हैं आसानी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में भरते समय, जैसे हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसमें क्या होता है, युग्मन, यानी ये हमारा युग्मन है, यानी उसका जो जोड़ा है जब तक नहीं बनता है, कब तक, जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो देख लेते हैं, समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। तो जैसे हमने देखा P4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 4 में हम क्या बनाएंगे, P है हमारा, तो P में कितने कक्षक बनते हैं, जैसे S में बनता है 1 कक्षक, P में बनते हैं 3 कक्षक, D में बनते हैं 5 कक्षक, F में बनते हैं 7 कक्षक। तो P में हम बनाएंगे 3 कक्षक, तीनों में जैसे देखिए इसमें क्या कहा है कि जो हमारा युग्मन है जब तक प्रारंभ नहीं होगा, जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तो पहले हम सब में एक एक भरेंगे। आप इस वाले को छोड़ दो, तो यानी इस वाले को मत देखो, तो आपने देखा कि पहले हमने इसमें भरा, फिर इसमें भरा, फिर इसमें भरा, और फिर कितना बचा, 1 बचा, तो फिर से हम युग्मन स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसके जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें यही कहा है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम यही कहता है कि पहले हम सब में एक एक भरेंगे, फिर जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे D7 में देख लेते हैं, इसमें कक्षक बनेंगे हमारे 5, D में कितने बनते हैं 5, ये देखिए, ठीक है। तो 5 बना लिए, पहले हमने सब में एक एक भरा, हो गए 5, और कितने बचे 2, तो फिर हमने युग्मन स्टार्ट करा, 2 भर दिए, ठीक है। यही हमारा हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या कहा है, वह इलेक्ट्रॉन विन्यास अधिक स्थायी होता है जिसके लिए चक्रण बहुलकता का मान अधिक होता है, यानी जिसमें चक्रण बहुलकता अधिक होगी उसका स्थायित्व अधिक होगा, अर्थात जिसमें समांतर चक्रण वाले अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, अर्थात जैसे चक्रण बहुलकता इजकल समानुपाती स्थायित्व, यानी जिसमें चक्रण बहुलकता अधिक होगी उसका स्थायित्व भी अधिक होगा। जैसे चक्रण बहुलकता का निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, 2s + 1। चक्रण बहुलकता को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो 2s + 1, तो इसमें है चक्रण बहुलकता का नियम। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम चक्रण बहुलकता। तो P3 पहले हम निकालेंगे P3 में, तो इसमें हम कितने बनाएंगे ऑर्बिटल 3, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 3, तो हमारे 3 एक एक भर गया। अब देख लेते हैं इसमें S निकालेंगे, तो S कैसे निकालते हैं, हमने पीछे पढ़ा जो हमारा चक्रण क्वांटम संख्या, S को हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या हम कैसे निकालते हैं, जो ऊपर की ओर होगा तो उसके लिए +1/2, नीचे की ओर होगा तो -1/2। तो ऊपर की ओर है तो +1/2, ये भी ऊपर की ओर है तो +1/2, ये भी ऊपर की ओर है +1/2, तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, ये आएगा। हम इनका एलसीएम निकालेंगे, ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन आपको पता ही होगा। तो S का मान आ गया 3/2। अब देख लेते हैं इसकी चक्रण बहुलकता कैसे निकालेंगे। इसका सूत्र मैंने ऊपर बताया 2s + 1, तो 2s + 1 लिख देंगे, 2 × S का मान आया हमारा 3/2, ये लिख देंगे +1, तो इसको हम 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 + 1 = 4। तो ये हो गया हमारा अधिक स्थायी। तो कम स्थायी कौन सा है, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं P4 के लिए। तो P में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बनेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन है 4, तो हमने 4 भर दिए। ऐसे देख लेते हैं इसमें चक्रण क्वांटम संख्या, तो ऊपर की ओर है तो +1/2, नीचे की ओर है तो -1/2, ऊपर की ओर है तो +1/2, ऊपर की ओर है +1/2। इन्हें जोड़ देंगे, ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे दूसरे से, और हाफ कितना हो गया 1। जो
चक्रण बहुलकता निकलेगी इसकी 2s+1 के सूत्र से, तो 2 इंटू एस का मान है 1 + 1, तो ये हो गया 3। ये हमारा कम स्थायी, पीछे वाला था ज़्यादा स्थायी, क्योंकि उसमें चक्रण बहुलकता कितनी आई थी 4, तो इसमें ये कहा था जिसकी चक्रण बहुलकता अधिक वो अधिक स्थायी, तो ये क्या है कम स्थायी है उससे पीछे वाले से P3 से। अब देख लेते हैं अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षक के अधिक स्थायी होने के कारण। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं वे कैसे होते हैं, हमारे अधिक स्थायी होते हैं। तो उनके अधिक स्थायी होने का कारण क्या है, तो देख लेते हैं अर्धपूर्ण व पूर्ण कक्षों के स्थायी होने के निम्न 2 कारण हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनों की सममित व्यवस्था, दूसरा है विनिमय ऊर्जा। तो पहला देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की सममित व्यवस्था। जैसे सममित व्यवस्था क्या होती है, सममित व्यवस्था के कारण स्थायित्व आ जाता है, यही कारण जैसे D0, D5, D10, DF0, F7, F14। तो जो हमारा D0 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 0, यानी इसमें जो ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने बनेंगे 5 बनेंगे। जैसे 5 ऑर्बिटल हमने बनाए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 0, तो 0 है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी इनमें सममित व्यवस्था है, यानी सारे ऑर्बिटल एक जैसे हैं। और D5 में देख लेते हैं इसमें कैसे बनेगी, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी सममित है। और D10 में कितने हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, यानी ये भी कैसा है सममित, क्योंकि सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन, यानी सारे ऑर्बिटल एक जैसे हैं। इसी प्रकार F में, F7 में, F14 में ये सारे हमारे सममित हैं। तो ये सारे सममित हैं, इसलिए ये क्या होंगे अधिक स्थायी होंगे। विनिमय वाले परमाणु या आयन स्थायी होते हैं, ठीक है। तो इनमें होगी सममित व्यवस्था, इसलिए अधिक स्थायी होंगे। जिसमें असममित होंगे, यानी किसी में 1 इलेक्ट्रॉन, किसी में 2, किसी में 1 भी नहीं, तो वे कैसे होंगे असममित, तो वे कम स्थायी होंगे। सेकंड हमारे विनिमय ऊर्जा। तो विनिमय ऊर्जा मतलब क्या होता है, कक्षकों में उपस्थित समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन अपनी स्थितियों को विनिमय करते हैं। तो जो हमारे कक्षक होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे एक दूसरे की स्थिति, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में दूसरे का पहले अपने में आ जाता है, इसलिए ये कहते हैं हमारे विनिमय करते रहते हैं, यानी एक दूसरे में आते जाते रहते हैं, जिसके कारण मुक्त होने वाली ऊर्जा को विनिमय ऊर्जा कहते हैं। तो उनसे जो ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं विनिमय ऊर्जा, जो परमाणु या आयन को स्थायित्व प्रदान करती है। देख लेते हैं एग्जाम्पल से समझेंगे। तो 24Cr ये हमारा एक अपवाद है, यानी ये आबाऊ नियम का पालन नहीं करता है। जैसे 3D4 4s2 ये वाला इसमें असलियत में होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि जो हमारा S का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो उड़कर इसमें आ जाता है, यानी इसमें विनिमय हो जाता है, इसलिए इसमें से विनिमय ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसका विनिमय हो गया, यानी इस इलेक्ट्रॉन का विनिमय होगा और ये वाला इस वाले ऑर्बिटल में आ जाता है। यहाँ पे हो गया 3D5 और यहाँ पे 4s1, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है, यानी ये एक अपवाद है, यानी S में होने चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है 1, इसलिए ये सम्मित हो जाता है। ये असम्मित है क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ये असम्मित व्यवस्था है। लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है और ये सम्मित व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं, ये ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक अपवाद। तो ये हमारी विनिमय ऊर्जा, इसके कारण ही इसमें स्थायित्व आ जाता है, ये अधिक स्थायी है, ये कम स्थायी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपवाद, यानी एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो मैंने पीछे बताया कुछ अपवाद, वे परमाणु जो आबाऊ नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं हम अपवाद। जब परमाणु क्रमांक Cr24 Cu29, तो ये क्या है Cu है, यानी ये क्रोमियम ये कॉपर, तो 29 इसका परमाणु क्रमांक, Ag यानी 47 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो उसका जो लास्ट ऑर्बिटल यानी s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो d ऑर्बिटल में चला जाता है, जो अबाउंड प्रिंसिपल के अगेंस्ट होता है। यानी इसमें क्या कहा है, जो हमारा क्रोमियम कॉपर और ये जो Ag है सिल्वर, इसके क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन s उपकोष से d उपकोष में चला जाता है, इसलिए यानी s कक्षक से d कक्षक में चला जाता है, इसलिए ये अबाउंड नियम के विपरीत हो जाता है, यानी इसका अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्ण पूरित व अर्धपूरित उपकोष अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक दूसरे में परिवर्तित यानी इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। तो क्रोमियम देख लेते हैं 24, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, तो ये होना चाहिए था असलियत में, लेकिन ये नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा s कक्षक है उसका एक इलेक्ट्रॉन d कक्षक पे चला जाता है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे 1। तो जब हम इसका वो बनाएंगे कक्षक बनाएंगे तो कितने बनते हैं, 5 बनेंगे इसमें, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो इनका चक्रण सबका एक ही दिशा में होगा, यानी सबके सम्मित व्यवस्था है इसमें, यानी ये हो गया हमारा स्थायी और ये अस्थायी। तो हम पेपर में इसे नहीं लिखेंगे, इसे ही लिखेंगे। तो Cu देख लेते हैं 29 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d9, तो ये होना चाहिए था लेकिन नहीं है, क्योंकि s एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो यहाँ पे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारी सम्मित व्यवस्था।
अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे निम्नायु का इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, तो 24 CR का देख लेते हैं हम। तो CR का परमाणु क्रमांक 24 है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे कितने बचे 21। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3। तो आगे क्या आता 4s2 3d4, ठीक है। यानी 3d जो हमारा यहाँ पे कितने होने चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 4s भी होना चाहिए था। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक 3d में से निकल गया, तो यहाँ पे बचा 3d3 और एक इसमें से निकल गया, ठीक है। 3d3 बचा, तो ये हो गया हमारे 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। 24 में से 3 गए 21। यहाँ पे 25 Mn2 पॉजिटिव है, तो इसमें से 2 चलेगी। 23 का करेंगे हम इलेक्ट्रॉन विन्यास, यहाँ पे करेंगे 28 का, यहाँ पे करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसमें से, 26 का करेंगे, और यहाँ से 47 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 45 का करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0 4d9, ठीक है। यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन किस में से निकले 5s में से निकले। यानी बाह्य कोश देखो, जैसे 4 है तो ये वाला तो अंदर वाला ही होगा, 5 तो मतलब ये सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले इसमें से ही निकलेंगे। इसमें आप देखोगे कि 3d बाद में लिखा जाता है, लेकिन जो हमारा 4 है वो सबसे बड़ा कोश है, इसमें से ही निकलेंगे, सबसे बड़ा कोश है, ठीक है। इसमें से निकलेंगे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में से निकलेंगे। अब देख लेते हैं क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम संख्याएं, ठीक है। मैंने पीछे बताया कि मैं आगे बताऊंगी क्वांटम संख्याएं क्या होती है। अब डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। जो हमारे परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा कैसे लिख सकते हो आप इसकी, जैसे वे संख्या जो इलेक्ट्रॉन को कोश उपकोश कक्षकों का अभिविन्यास व इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा की जानकारी देती है उन्हें कहते हैं क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यानी इन क्वांटम संख्याओं से हमें क्या क्या पता चलेगा, कोश पता चलेगा, उपकोश पता चलेगा, कक्षक का अभिविन्यास पता चलेगा, और चक्रण की दिशा की भी हमें जानकारी मिलेगी इन क्वांटम संख्याओं के द्वारा। अब देख लेते हैं क्वांटम संख्याएं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ क्वांटम संख्याएं। कितनी होती है क्वांटम संख्याएं, ये 4 प्रकार की होती है। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, मैंने पीछे बताया था एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारा फर्स्ट है एन। सेकंड हमारा द्विगांशी क्वांटम संख्या है, यानी एजीमुथल क्वांटम संख्याएं कहते हैं इन्हें, एल से रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें। थर्ड हमारे चुंबकीय क्वांटम संख्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एम। तो आप सोचोगे कि मैंने ये बाद में क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। जो टॉपिक पहले दिया हुआ है उसे पहले पढ़ा रही हूँ, जो टॉपिक बाद में दिया है उसे बाद में पढ़ा रही हूँ। इसलिए क्वांटम संख्या बाद में थी तो ये बाद में ही पढ़ानी पड़ी मुझे, लेकिन बीच में ये यूज़ होगी तो मुझे बताना पड़ा। फोर्थ है इसमें चक्रण क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं इसे, यानी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख लेते हैं एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या है एन। पहला पॉइंट है इसमें, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के कोश यानी ऊर्जा स्तर को बताती है। तो ये वाली जो क्वांटम संख्या है मैंने बताया हुआ है, किसको बताती है, कोश को बताती है। सेकंड है इसमें, यह क्वांटम संख्या परमाणु के आकार को बताती है। जैसे कोई परमाणु है उसमें ऑर्बिटल, जैसे ये हमारा कोश है वो छोटा है तो इसका आकार छोटा, और बड़ा है तो बड़ा, तो इसके आकार को भी ये बताती है। थर्ड इसमें, इस क्वांटम संख्या का मान 1 से इन्फिनिटी तक हो सकता है, यानी 1 से अनंत तक होता है, यानी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 2n² द्वारा। तो इस पहला पॉइंट भी, पहले जो हमारा पहला टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया 2n²। कोश होते हैं KLMN, ऊर्जा स्तर 1 2 3 4, 2n², यानी इसमें कैसे निकालेंगे, n की जगह हम ये वाले मान रख देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 2 8 18 32। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, किसी कोश में अधिकतम कोशों की संख्या n² सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी इसमें कैसे कक्षक की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, n² द्वारा। यानी 11 अन्य में देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसमें कितने कोश हैं, 3, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एक ही है क्योंकि 2 है, एक और ये वाला कितने हो गए, 3 हो गए। या फिर आप इसे लास्ट वाले कोश को, यानी सबसे बड़ा जो कोश है उसे भी देख के आप पता कर सकते हो, n का मान है 3, यानी ये है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, कितनी है, 3। आपको पेपर में ऐसे ही पॉइंट बना के लिख लें, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सेकंड है इसमें द्विगांशी क्वांटम संख्या, इसे रिप्रेजेंट करते हैं L से। पहला पॉइंट है इसमें, यह क्वांटम संख्या उपकोश व इसकी आकृति को दर्शाती है। यानी जो हमारी मुख्य द्विगांशी क्वांटम संख्या है वो कैसे उपकोश व इसकी आकृति को दर्शाती है। यानी जो हमारा पहली थी मुख्य क्वांटम संख्या
वो कोश को बताती थी और ये उपकोश को और उसकी आकृति को बताएगी। सेकंड पॉइंट है इसमें इसके संभावित मान 0 सहित n-1 पर निर्भर करते हैं। तो इसका जो मान है वो किस पे होगा, 0 भी होगा और n-1 पर निर्भर करता है, यानी 0 भी हो सकता है और n-1 होगा, यानी n से ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। इसके कुल मान n के मान के बराबर होते हैं, यानी जितने n होंगे उतने ही इसमें l होंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसमें इसका मान कभी भी n के मान के बराबर या अधिक नहीं होता है। मैंने ऊपर बताया या तो 0 होगा या n से 1 कम होगा, इससे n के बराबर नहीं होगा और ना ही इससे ऊपर होगा, इससे कम होगा या फिर 0 होगा। फिफ्थ पॉइंट है इसमें इसकी उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2l+1 से ज्ञात की जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, 2 × 2l+1, यानी l मतलब ये द्विआंशी क्वांटम संख्या, ये रख देंगे तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। सिक्स पॉइंट है इसमें इस क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉनों का कक्षीय कोणीय संवेग निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो इसका जो हमारा द्विआंशी क्वांटम संख्या है उसका कक्षीय कोणीय संवेग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से mvr, यानी कक्षीय कोणीय संवेग mvr से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू √ में l × l+1 h/2π। तो यह है इसका कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करने का नियम, यानी इसका सूत्र, जहाँ L जो है हमारा द्विआंशी क्वांटम संख्या है और H है हमारा प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक आपका कांस्टेंट होता है, यानी इसका मान नियत है, हर क्वेश्चन में आपको यही मान रखना है, ये वाला। ठीक है। इसका मान है 6.63 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या फिर इसे आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की जगह जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है। ये हो गया हमारा कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करने का सूत्र। L का मान देख लेते हैं। L का मान हम रखेंगे यहाँ पे 0, 1, 2, 3। तो उपकोष क्या होंगे यहाँ पे, S है तो 0, P है तो 1, D है तो 2, 3 है तो F। तो उपकोष की आकृति कैसी होगी, मैंने बताया सममिति गोलाकार होती है। S की आकृति, P की होती है डंबलाकार, D की होती है द्विडंबलाकार, F की जटिल। तो मुझे आशा है कि ये सब चीज़ आपको अच्छे से रट गई होगी अब तक, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इन्हीं पर आधारित है। SPD, F 0, 1, 2, 3, कोश की आकृति कैसी होती है, ये सब चीज़, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कक्षा कितने होते हैं, ये सब चीज़ आपको रट गई होगी आज अब तक, मुझे उम्मीद है इतनी। अगर ना रटी हो तो फिर से ये वीडियो फिर से चला कर देखिए, क्योंकि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि किस उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने उसमें इसकी आकृति कितनी होती है, कैसी होती है। ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं। जो हमारा S है उसमें कितने हो सकती है, 2, P में हो सकती है 6, D में होती है 10 और F में होती है 14। तो अक्षीय कोणीय संवेग देख लेते हैं इसका mvr। तो इसमें होगा 0, इसमें होगा √2 h/2π। ये कैसा आया, इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से। ठीक है। यहाँ पे हमने निकाल के दिखा दिया √2 h/2π, √6 h/2π, और इसमें होता है F में √12 h/2π। अब देख लेते हैं सारणी। इसमें n का मान देख लेते हैं 1, 2, 3, 4। उपकोष हैं 0 से n-1 तक, जैसे 0 और n-1 मतलब n में से जैसे 1s और 0, 1, 2s, 2p, 0, 1, 2, यानी इसमें से हमने 0 सहित और n-1 तक, यानी 0 भी और n-1, तो 0 n1, यहाँ पे n की जगह हम 1 रख देंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे तो 0 ही आ गया। 2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, तो 0 और 1, और यहाँ पे लगेंगे 0, 1 और ये 2, यानी 1 कम होगा इससे 3। ठीक है। वो 0, 1, 2, 3। तो 0 है तो 1s, 0, 1 है तो 2s, 2p, यहाँ पे 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। यानी कुल मान कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है। n = L। अब थर्ड है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी इसे रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो पहला पॉइंट है इसमें, यह है क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। तो ये कैसी संख्या है जो कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। सेकंड पॉइंट है इसमें, यह क्वांटम संख्या उपकोशों में कक्षकों को प्रदर्शित करती है, यानी ये क्वांटम संख्या उपकोशों में कक्षक को प्रदर्शित करती है। जो पहली थी वो कोश को प्रदर्शित करती थी, दूसरी थी उपकोश को प्रदर्शित करती थी, और ये वाली कक्षक को प्रदर्शित करेगी। थर्ड इसमें, इस क्वांटम संख्या के संभावित मान -L से लेकर 0 सहित +L तक होता है, यानी पहले हमें L का मान पता करना पड़ेगा, फिर हमें M का मान पता करना पड़ेगा। तो M का मान निकलेगा -L और 0 +L तक, यानी इसके बीच में जितने भी मान आएंगे सब कुछ
फोर्थ पॉइंट इसमें, इस क्वांटम संख्या के कुल मान 2l+1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो कुल मान कितने होंगे? 2l+1 के बराबर। फिफ्थ पॉइंट इसमें, इस क्वांटम संख्या का प्रत्येक मान एक कक्षक को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है देखते हैं। देखो, जैसे हमने देखा l के मान होते हैं 0 1 2 3, यानी ये होता है s में, ये होता है p में, यहाँ पे लिखे हुआ है कोश उपकोश SP, DF। तो m के मान होंगे यहाँ पे 0 ही होगा, और यहाँ पे क्या है 1, तो -1 से लेकर +1 तक। इसके बीच में कितना आएंगे? -1 0 +1। तो 2 में कितना आएंगे? -2 -1 0 +1 +2। 3 में आएंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ये हो गया m के मान। इसमें हो गए 1, और इसमें हो गए 3, इसमें हो गए 5, इसमें हो गए 7। तो ये हो गया हमारे। आप ये वाला लिखोगे, ये तो मैंने कुल मान निकाल के दिखाया, लेकिन आपको ये वाले हैं, ये है हमारी चुंबक की क्वांटम संख्याएं। ठीक है, हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे D3 के लिए हम m का मान निकालेंगे, तो D3 में हम उपकोष देख लेते हैं कौन सा है, D। तो l का मान होगा इसका D के लिए, आपको पता है, ये कई बार बता दिया मैंने। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए ये क्या है हमारे l का मान। ठीक है, तो d के लिए 2 होगा। तो d हमने यहाँ लिख देखा, d के लिए 2 होगा। तो m का मान निकलेगा -l से लेकर +l तक, तो -2 -1 0 +1 +2। तो इसमें ऑर्बिटल बनेंगे हमारे 5। ठीक है, तो इसमें कितने चक्रण ऊपर की ओर होगा। तो m का मान हो गया यहाँ पे 0। m का मान हो गया हमारे यहाँ पे ये वाला, ये 0 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा चक्रण चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सेकंड है P6 के लिए m का मान निकालेंगे, तो उपकोष इक्वल्स टू यहाँ पे है p, तो l का मान होगा यहाँ पे 1। 1 कैसे होगा? मैंने ऊपर बताया, p के लिए होता है 1, तो 1 लिख दिया। m का मान होगा -1 0 सहित +1 तक। तो इसके चक्रण कैसे होंगे? दोनों साइड होंगे। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है इसमें चक्रण क्वांटम संख्या। तो फोर्थ हमारी जो क्वांटम संख्या है वो कौन सी है? चक्रण क्वांटम संख्या, यानी इसे रिप्रेजेंट करते हैं s से। तो पहला पॉइंट है इसमें, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को जानकारी देती है, यानी ये कैसी होती है? चक्रण की दिशा बताती है। सेकंड है इसमें, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहा है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसके चक्रण की दिशा क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो घड़ी की दिशा होती है उसके घूमने की दिशा, उसकी सुई की उसकी दिशा की साइड जैसी होती है, और उसके विपरीत दिशा में भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट इसमें, जब इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा क्लॉकवाइज होती है तो उसे s का मान क्या होगा? +1/2। ठीक है, अगर घड़ी की दिशा में होगी यानी क्लॉकवाइज होगी तो उसका मान होगा +1/2। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, जब इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है तो s का मान होता है -1 लिया जाता है। ठीक है, जैसे ये वाली है, ये है हमारी क्लॉकवाइज और ये है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मान होगा +1/2, तो इसका मान होगा -1/2। इस क्वांटम संख्या का संभावित मान +1/2 होता है। सिक्स्थ इसमें मैं आपको लास्ट में अभी ये वाला जो क्वेश्चन बताऊंगी, इसमें सारी चारों क्वांटम संख्याएं एक साथ निकाल के बताऊंगी, जिससे आपको बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिक्स्थ इसमें, इस क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन को कोणीय संवेग की गणना निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात की जाती है। तो ये जो हमारी चक्रण क्वांटम संख्या है उसका कोणीय संवेग कैसे याद कर सकते हैं हम? इस सूत्र की सहायता से, √s × s+1 h/2π। तो इसमें s क्या है? हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, ऊपर से पता चल जाएगी। और h है यहाँ पे प्लांक नियतांक, मैंने पीछे बताया प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? /2π। तो पाई का मान तो आपको पता ही होगा 3.14 या फिर 22/7। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यदि n = 4 है तो LMS के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या बताना है? LMS के बाद इस LMS के मान बताने हैं। तो n यानी ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, ये द्विगांशी क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या और ये चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये हमारी n तो दे रखी है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे n = 4। इसके लिए हम निकालेंगे पहले l। तो n के लिए 4 है तो इसकी कितनी l होंगी? 0 1 2 3, तो यानी कितनी होंगी? 4 होंगी। तो 0 के लिए m होगा 0, और 1 के लिए होगा -1 से लेकर +1 तक, 2 के लिए होगा -2 से लेकर +2, -2 -1 0 +1 +2, और 3 के लिए क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इसी प्रकार
लास्ट है हमारी s, यानी चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। जैसे हमारी ये 0 है, इसमें एक ऑर्बिटल बनेगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक का चक्रण ऊपर की ओर, एक का नीचे की ओर, यानी एक का -1/2 और एक का +1/2। तो हम इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं +-1/2। इसी प्रकार इसका क्या होगा, +1/2, इसका भी +1/2, इसका भी +1/2। इसी प्रकार सबका ही +1/2 ठीक है, +-1/2 +-1/2 +-1/2 सबका ही +-1/2। पता चल गया, समझ में आया। आगे पढ़ते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, संयोजी बंध सिद्धांत VBT। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन हिटलर व लंदन ने किया था। यानी जी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी किया था, हिटलर व लंदन, एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट इसमें, दो परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध उनके परमाणु कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। तो इनके जो परमाणु, जैसे परमाणु होते हैं, उनके बीच में जो सहसंयोजक बंध बनता है वो किसके कारण बनता है, परमाणु के कक्षक के ओवरलैपिंग के द्वारा, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के कारण बनता है। आगे बताऊंगी एग्जाम्पल से। सेकेंड इसमें कक्षकों के अतिव्यापन से अर्धपूर्ण भरे कक्षक भाग लेते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे कक्षक का जो अतिव्यापन है उसमें अर्धपूर्ण भरे यानी आधे भरे हुए कक्षक भाग लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। जैसे 2 हमने परमाणु लिए, इसमें एक दिशा में होगा चक्रण और इसमें दूसरी दिशा में होगा, तो यही इसमें भाग लेते हैं। थर्ड है इसमें, अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही है या फिर अच्छी नहीं लग रही है तो वीडियो को, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, ना लग रही है तो डिसलाइक करें आप। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा आई थिंक। थर्ड इसमें, अतिव्यापन की क्रिया में अतिव्यापित होने वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर एक आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिया s ऑर्बिटल और दूसरा भी s ऑर्बिटल, यानी इसमें हमने दोनों लिए s ऑर्बिटल। इन क्या करती मैंने बताया कैसे होते हैं, गोलाकार। ठीक है, गोलाकार है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इन दोनों में जो होगा शीर्ष अतिव्यापन होगा। तो अतिव्यापन भी मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है, अतिव्यापन के टाइप्स भी बताऊंगी और कैसे कैसे होता है वो भी आगे बताऊंगी, इसमें सिर्फ आप ऐसे ही समझ लो। तो इसमें क्या है, s ऑर्बिटल लिए, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण विपरीत दिशा में है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे यानी ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, यानी अतिव्यापन हो गया, सिग्मा बॉन्ड अतिव्यापन हो गया इसमें। तो इनके दोनों है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिटल बना लेंगे, उसे कहते हैं हम आणविक ऑर्बिटल, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे। ये हो गया हमारा आणविक कक्षक। फोर्थ है इसमें, अतिव्यापन करने वाले परमाणु ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होना चाहिए जिसमें अधिक स्थायी बंध बनता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे जैसे आणविक ऑर्बिटल है उसमें दोनों का चक्रण विपरीत दिशा में होना चाहिए जिससे इनका जो बंध है वो अधिक स्थायी होता है, और विपरीत दिशा में चक्रण होने से एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र आपस में उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो विपरीत चक्रण होने के कारण इनके जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपस में उदासीन हो जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट है इसका VBT का, परमाणु ऑर्बिटल के अतिव्यापन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम घनत्व दोनों परमाणुओं के बीच में रहता है। तो इसमें क्या कहा है, जो परमाणु ऑर्बिटल होते हैं उसके अतिव्यापन के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम घनत्व है वो बीच में आ जाता है। ठीक है, तो 6 पॉइंट इसमें, परमाणु कक्षक के बीच अतिव्यापन जितना अधिक होता है बंध की प्रगति उतनी ही अधिक प्रबल होती है, यानी अतिव्यापन जितना अधिक होगा उसमें उसकी आकृति भी उतनी ही अधिक प्रबल होगी जिससे बंध ऊर्जा बढ़ती है, जिससे क्या बढ़ती है, बंध ऊर्जा, और बंध लंबाई घटती है। ठीक है, तो इसमें पता चल गया आपको, जैसे 2 ये परमाणु है, इनमें जो अतिव्यापन हो जाएगा तो इनकी जो लंबाई है वो कम हो जाएगी और इनमें जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। 7 पॉइंट इसमें, परमाणु ऑर्बिटल में अतिव्यापन 2 प्रकार का होता है। तो आपको VBT में ये भी लिखना होगा, आपको लिखना संयोजी बंध सिद्धांत लिखने के लिए आएगा तो आपको शीर्ष अतिव्यापन और पार्श्व अतिव्यापन भी लिखना होगा। ये है आपका 7th पॉइंट, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तो A है इसमें शीर्ष अतिव्यापन, तो वह अतिव्यापन जिससे 2 परमाणु ऑर्बिटल एंड टू एंड जुड़ते हैं यानी शीर्ष से शीर्ष जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शीर्ष अतिव्यापन। तो इस प्रकार के अतिव्यापन को शीर्ष अतिव्यापन कहते हैं। इस अतिव्यापन में सिग्मा बंध बनता है। यह अतिव्यापन SS PP SP, यानी इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, SS होगा या फिर होंगे PP या फिर होंगे SP, परमाणु ऑर्बिटल के मध्य बनता है। देख लो, जैसे ये है S और ये है P की आकृति, P की बताई थी मैंने डंबलाकार होती है, ये है P और ये है S।
ठीक है। तो इनके बीच में जो अतिव्यापन होगा इसमें क्या बन रहा है, सिग्मा बंड बन रहा है, इसे कहते हैं शीर्ष अतिव्यापन। सेकंड है इसमें पार्श्व अतिव्यापन। तो पार्श्व क्या होता है, ये तो शीर्ष से जुड़ रहा है यानी अपने शीर्ष यानी सिर से जुड़ रहे हैं, और पार्श्व में क्या होगा, वह अतिव्यापन जिसमें दो परमाणु ऑर्बिटल पार्श्व से जुड़े होते हैं। पार्श्व से कैसे, मतलब यहाँ से देखो, ठीक है। पार्श्व अतिव्यापन कहलाता है। यह अतिव्यापन पीपी ऑर्बिटल के मध्य होता है। इस अतिव्यापन में पाई बॉन्ड बनता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा पार्श्व अतिव्यापन है उसमें पाई, जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो पार्श्व से जुड़ते हैं यानी अपने सिरों से जुड़ते हैं, यानी कोनों से, यहाँ से सिर से नहीं जुड़ेंगे, अपने बीच के पार्ट से जुड़ेंगे, इसे कहते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। और इसमें बनते हैं पाई बॉन्ड, और ये हमारा पार्श्व अतिव्यापन पीपी ऑर्बिटल, ये दोनों हमारे पीपी ऑर्बिटल हैं। तो ये वाला अतिव्यापन किस में होगा, सिर्फ पीपी में और होगा, ठीक है, एस में नहीं होगा, क्योंकि एस तो है अपने शीर्ष से ही जुड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। तो इस सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट नहीं करता है। तो इसकी सीमाएं कौन कौन सी है, ये 3 पॉइंट देख लेते हैं। इसमें 3 और 2 आगे हैं, ठीक है, यानी टोटल 5 पॉइंट देखेंगे इसमें। पहला है इसमें उप सहसंयोजक बंध का बनना, जहां साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु में से केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा सहसंयोजक बंध बनता है उसमें दोनों परमाणु से इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाते, केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। तो ये है इसकी सीमा, यानी इसकी कमी है। सेकंड, इसमें O2 अणु में अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं कर सका, यानी जो हमारा VBT है वो O2 अणु में अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं करता है, ये भी इसकी एक सीमा है। थर्ड, इसमें विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं या आयनों की संरचना जहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, यानी जो हमारे विषम इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उसमें आयनों की संरचना का युग्मन नहीं होता है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, इसमें सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण की व्याख्या नहीं करता है। तो ये सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण की व्याख्या नहीं करता है, ये भी इसकी एक सीमा है। 5th पॉइंट, इसमें अनेक यौगिकों का बनना तथा संरचना जिसमें अनुनाद व संकरण पाया जाता है, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो ये जिसमें उनकी व्याख्या नहीं कर सका, किसकी, जिसकी यौगिकों का बनना, यानी उसके बनने की उसकी व्याख्या नहीं कर सका, और उसकी संरचना के बारे में ये जानकारी नहीं देता है, और उसके ना ही अनुनाद ना ही संकरण के बारे में कुछ भी जानकारी देता है। ये इसकी सीमाएं हो गई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी पाई बॉन्ड व सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते क्या हैं, अब देख लेते हैं। आगे मैंने पीछे कई बार बोला है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये, लेकिन ये होते क्या है। तो पहला पॉइंट है इसमें सिग्मा बंध देख लेते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड, इसे रिप्रेजेंट करते हैं इससे, सिग्मा से। दो परमाणु ऑर्बिटल के मध्य शीर्ष अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, यानी जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं, यानी जो हमारे परमाणु हैं उसके जो ऑर्बिटल है उसके मध्य जो शीर्ष अतिव्यापन होता है उससे बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, हम सिग्मा बंध कहते हैं। यह बंध SS, PP, SP ऑर्बिटल के रेखीय अतिव्यापन से बनता है। तो ये जो हमारा सिग्मा बंध है वो किस किस में होगा, SS में होगा, या फिर PP में होगा, या SP में होगा। अतिव्यापन अधिक होने के कारण यह बंध प्रबल होता है। तो ये बंध कैसे होता है, प्रबल होता है, किसके विपरीत, पाई बंध के अगेंस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, S2 अणु का बनना। तो S2 अणु में हम देख लेते हैं इसमें सिग्मा बंध कैसे बनेगा। तो हमने देख लेते हैं S ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल, ये S किसका है, H का, और ये वाला H का, यानी इसमें कितने H है, 2। तो दोनों का SS ऑर्बिटल भाग लेंगे इसमें शीर्ष अतिव्यापन में, और यहाँ पे बना लेंगे पाई बंध, यानी हमने देखा SS अतिव्यापन हो गया इसमें, ये हो गया H + H = 2H बन गया, H2 बन गया, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, HCl अणु में देख लेते हैं। तो H है यहाँ पे S ऑर्बिटल, Cl है यहाँ पे, इसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाएगा, P में। तो P का आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। तो S और P दोनों आपस में मिलकर H + Cl बना लेंगे, = HCl अणु बना लेंगे। ये हो गया हमारा शीर्ष अतिव्यापन, ये जुड़ जाएंगे यहाँ से, इसमें बन जाएगा पाई बंध, यानी सिग्मा बंध। ये SP ऑर्बिटल हो गया। दूसरा है हमारा पाई बंध, यानी पाई, इसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो दो परमाणु ऑर्बिटलों के मध्य पार्श्व अतिव्यापन से बनने वाले बंध को पाई बंध कहते हैं। यह बंध PP ऑर्बिटल के मध्य होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे परमाणु होते हैं उसके ऑर्बिटल के मध्य जो पार्श्व अतिव्यापन होता है उससे ये वाला बंध बनता है, कौन सा, पाई बंध। तो यह बंध PP ऑर्बिटल के मध्य होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो हमारा पार्श्व अतिव्यापन है वो किस में होता है, सिर्फ PP में, इसलिए ही जो हमारा पाई बंध है वो सिर्फ PP ऑर्बिटल में ही बनेगा। तो अतिव्यापन कम होने के कारण यह बंध दुर्बल होता है। तो ये कैसे होता है, दुर्बल होता है बंध। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें O2 अणु का बनना, यानी O2 अणु देख लिया हमने, यानी पहला हम देखेंगे एक अणु का, फिर दूसरे अणु का। तो हमने देख लिया पहला O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2s 2p। तो इसमें है एक ऑर्बिटल और इसमें 3 ऑर्बिटल।
तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें 4 आएंगे। जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कैसा होता है, O का 1s2 2s2 2p 4, तो p में कितने हैं 4, तो हमने 4 भर दिए, यानी हम 1s का नहीं देखेंगे, बस बाहरी कोश का देखना है हमें। तो 2s 2p, तो 2s और 2p, ये हमारा px py pz। इसी प्रकार ये वाला भी हो जाएगा px py pz। तो इसमें बंध बनेगा, ये इसमें ये तो भरा हुआ है, ये तो हम यूज़ नहीं करेंगे, ये है हमारे युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे बंध बना लेगा pz का pz से और py का py से। तो यहाँ बन जाएगा हमारा सिग्मा बंध और एक पाई बंध। तो इसकी आकृति कैसी होगी, O2 अणु की ऑर्बिटल संरचना होगी। जैसे हमारा होता है, जो हमारा P होता है उसमें डंबलाकार होती है, तो एक डंबल ये और एक ये, यानी ये 2px का, ये वाला 2px और ये 2py का और ये 2pz का, तो ये 2pz और ये 2py का एक डंबल और ये एक डंबल। इसी प्रकार इसका y और इसका z, ये आ गए दोनों डंबल, तो ये आपस में यहाँ पे जुड़ जाएंगे और ये बन गया O2 अणु की ऑर्बिटल संरचना। ये होगी, ये तो हमारा हो गया शीर्ष अतिव्यापन और यह हो गया हमारा पार्श्व अतिव्यापन। ठीक है, यहाँ से जुड़ेंगे ये दोनों, जो हमारा पार्श्व अतिव्यापन होता है उसमें 2 जगह से जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाई बंध, इसमें बने 2, ये हो गया हमारा O2 अणु की ऑर्बिटल संरचना। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बंध एंड पाई बंध, यानी पाई बंध और सिग्मा बंध में अंतर। तो जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक बचते हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अब सिग्मा बंध यानी सिग्मा बंध और पाई बंध। तो पहला पॉइंट है इसमें, यह बंध परमाणु ऑर्बिटल के शीर्ष अतिव्यापन से बनता है। तो मैंने पीछे बताया सिर्फ शीर्ष अतिव्यापन होगा और इसमें होगा पार्श्व अतिव्यापन। सेकंड पॉइंट है इसमें, इस बंध को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसको पाई से। थर्ड पॉइंट है इसमें, यह SS PP और SP परमाणु के अतिव्यापन से बनता है और ये सिर्फ PP परमाणु के ऑर्बिटल के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। फोर्थ पॉइंट है, यह बंध प्रबल होता है, यानी ये कैसा होता है, प्रबल होता है और इसमें अतिव्यापन अधिक होता है, और ये वाला दुर्बल होता है, इसमें अतिव्यापन कम होता है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, अतिव्यापन अधिक होने के कारण इस बंध की ऊर्जा व बंध शक्ति अधिक होती है और इसकी कम होती है। सिक्स है इसमें, यह बंध अधिक स्थायी होता है और ये कम स्थायी होता है। सेवन पॉइंट है, ये इस बंध की बंध ऊर्जा 80 किलो कैलोरी प्रति मोल से अधिक होती है और इसकी लगभग 65 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, यानी सिग्मा बंध है ये और ये पाई बंध। 8 पॉइंट है इसमें, इस बंध की बंध लंबाई कम होती है क्योंकि इसमें अतिव्यापन अधिक होता है। इस बंध की कैसी होती है, अधिक होती है क्योंकि इसमें अतिव्यापन कम होता है। 9 पॉइंट है, 2 परमाणु ऑर्बिटल के मध्य शीर्ष अतिव्यापन से केवल एक सिग्मा बंध बनता है। तो इसमें क्या बनता है, सिर्फ एक बंध बनता है। जैसे HCl में सिर्फ एक बंध है तो इसमें एक ही सिग्मा बंध बनेगा। और 9 है इसमें, 2 परमाणु ऑर्बिटल के मध्य पार्श्व अतिव्यापन से पाई बंध बनते हैं। तो इसमें पार्श्व अतिव्यापन होगा तो 2 पाई बंध बनेगी, यानी जो हमारे जैसे ये था पार्श्व अतिव्यापन, इसमें 2 जगह से जुड़ रहा था, तो इसमें एक ये वाला पाई और ये वाला पाई, तो इसमें कितने बनते हैं, 2 पाई बंध बनते हैं। 10 इसमें, यह बंध केवल अकेला बनता है, तो ये अकेला बनता है और ये जो पाई बंध है उसमें एक सिग्मा बंध बनता है और 2 इसमें बंध में सिग्मा बंध के साथ बनता है, यानी जो हमारा पाई बंध है वो सिग्मा बंध के साथ बनेगा, जिसमें पहले सिग्मा बंध बनता है, यानी इसमें पहले सिग्मा बनेगा और फिर पाई बनेगा। मैंने पीछे बताया O2 अणु को देख लेना आप। 11 पॉइंट है इसमें, इस बंध में घूर्णन संभव है। जैसे हमने देखा था, जैसे ये है S का और एक S का, इसमें अतिव्यापन हो गया तो ये जुड़ जाते हैं तो ये घूम सकते हैं, लेकिन जो हमारा पाई बंध है उसमें अतिव्यापन हो गया एक बार तो ये घूम नहीं सकते, अगर घूमेंगे तो इसका बंध टूट जाएगा, तो इसलिए इस बंध में घूर्णन संभव नहीं है क्योंकि घूर्णन से बंध टूट जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु के असमान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए ऑर्बिटल बनाते हैं, संकरण कहलाते हैं, और बनने वाले नए ऑर्बिटल को संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम समझ लेते हैं अच्छे से। वह प्रक्रिया जिसमें परमाणु के असमान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटल भाग लेंगे, यानी जैसे हमने कोई परमाणु लिया उसमें ऊर्जा के अलग अलग ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो उस ऑर्बिटल में दोनों समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल एक दूसरे से संकरण कर लेते हैं, तो उसी कहते हैं हम संकरण, यानी कुछ क्रिया कर लेते हैं उसे कहते हैं संकरण, और बनने वाले नए ऑर्बिटल को हम संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने लिया S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल, दोनों आपस में संकरण कर लेंगे, यानी इसमें बना लेंगे S और P संकरण बना लेंगे, यानी S और P जुड़कर sp संकरण बन गया। तो इसमें इस प्रकार आकृति बन जाएगी, एक डंबल और इसके बीच में ये वाला
इस प्रकार आकृति, और इसके बीच का कोण क्या होगा 180 डिग्री रेखीय होगा, यानी रेखा में है एक। तो ये हो गया 2sp संकरित ऑर्बिटल, ये है sp और sp, यानी 2 sp संकरित ऑर्बिटल बन गए। संकरण के नियम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही आपस में संकरित हो सकते हैं, यानी उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, संकरण में जितने परमाणु ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। तो जैसे हमने देखा ऊपर कितने 2 ऑर्बिटल ने भाग लिया और कितने बन गए हमारे 2 ऑर्बिटल नए बन गए। इसमें ये कहा है जितने भाग लेंगे उतने ही नए बन जाएंगे। कक्षक की संख्या संकरण में भाग लेने वाले परमाणु ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है। तो ये हो गया। थर्ड है, इसमें संकरण में परमाणु ऑर्बिटल भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन, तो इसमें सिर्फ ऑर्बिटल भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। फोर्थ है, इसमें संकरण में बना हुआ बंध प्रबल होता है, तो इसमें जो बंध बनता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें कार्बनिक यौगिकों में मुख्य 3 प्रकार का संकरण होता है। तो पहला होता है sp संकरण, दूसरा sp2 संकरण, तीसरा होता है sp3 संकरण। तो ये हो गया मुख्य, ये मुख्य है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है इसमें। सिक्स्थ है, इसमें संकरण में p ऑर्बिटल का लोब बड़ा और s का क्या होता है, लोब छोटा होता है, यानी p का कैसा होगा, बड़ा होगा और s का छोटा होगा। तो ये p लोब है और ये s लोब है। अब देख लेते हैं संकरण के प्रकार। जो मैंने ऊपर बताया sp sp2 sp3 ये है मुख्य यानी मेन है, लेकिन संकरण के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये है 8 प्रकार के होते हैं। तो ये कैसे होते हैं 8 प्रकार के। पहला है sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा है sp2 संकरण यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा है sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ है sp3d संकरण। फिफ्थ है sp3d2, sp3d3 dsp2 d2 sp3 संकरण। तो ये हो गए हमारे 8 प्रकार के संकरण। तो ये जो हमारे संकरण है इन्हें बिल्कुल अच्छे से अलग अलग टॉपिक की मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, यानी ये सारे मैंने समझाए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के नाम से उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ जाकर आप इन टॉपिकों को अलग अलग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मैंने इन्हें इस वीडियो में ही समझाने की कोशिश करी तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप इसे देखोगे ही नहीं और बोर होकर चले जाओगे। इससे अच्छा है आप पहले ये वाले वीडियो जाकर अलग देखना, फिर अगले दिन और आगे की वीडियो देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप जल्दी से उसे देखें। ये सारे टॉपिक मैंने वहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझाए हुए। अब चलते हैं अगले टॉपिक का, इसे छोड़ते हैं टाइप्स को क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी VSEPR, यानी वेस्पर कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, यानी संयोजी कक्षक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या फिर वेस्पर सिद्धांत। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है वेस्पर सिद्धांत। तो जो मैंने पीछे बताया संकरण, उसको आप ज़रूर देखना, बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया हुआ है उसमें। आप पूरे यूट्यूब पर आपको इतना ईजी वे में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आप जाकर उन्हें ज़रूर देखना उस वीडियो को, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। देख लेते हैं इसमें ये वेस्पर थ्योरी क्या कहती है। यह संयोजी यौगिकों की आकृति की व्याख्या करने के लिए R.J. गिलस्पी तथा R.S. नाइहोम ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे संयोजी यौगिक होते हैं उनकी आकृति की व्याख्या करने के लिए जो 2 वैज्ञानिक थे उनका नाम था R.J. गिलस्पी और R.S. नाइहोम, तो जिसे वेस्पर सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या कहा था देख लेते हैं। अब पॉइंट देखेंगे आपको पेपर में, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, बिल्कुल इसी प्रकार आपको पेपर में लिखना है। आपको इतने अच्छे नंबर मिलेंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपके नंबर है। फर्स्ट है इसमें इससे है संयोजी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो जो हमारे संयोजी अणु की आकृति होती है वो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, जो हमारे केंद्रीय परमाणु होता है उसके चारों ओर उपस्थित बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट है इसमें, जब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अणु की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे परमाणु है उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है, यानी सारे जो इलेक्ट्रॉन है सबने बॉन्ड बना रखा है, तो उनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जब अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर लोन पेयर होंगे यानी यानी अगमित इलेक्ट्रॉन होंगे और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थित होते हैं, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों उपस्थित होते हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण के कारण
आकृति विकृत हो जाती है। यानी जिसमें परमाणु में सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे उसमें तो आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिसमें लोन पेयर भी होंगे और बॉन्ड पेयर भी होंगे उनकी आकृति में विकृति आ जाती है। केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर अणु की आकृति अधिक विकृत हो जाती है। यानी जो हमारे केंद्रीय परमाणु होता है उसमें लोन पेयर अगर अधिक संख्या में होंगे तो उसकी आकृति और ज़्यादा विकृत हो जाएगी। अणु में लोन पेयर, जैसे देखो लोन पेयर को हम LP से लिखते हैं और बॉन्ड पेयर को BP से, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। जैसे हम देख लेते हैं इसमें सबसे ज़्यादा विकृति किसमें होगी, जिसमें सिर्फ लोन पेयर और लोन पेयर होंगे, यानी लोन पेयर और लोन पेयर होंगे सिर्फ, तो उसमें विकृति सबसे अधिक होगी। और LP और LP यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण यानी उसमें विकृति इससे थोड़ी कम होगी, लेकिन BP और BP से अधिक होगी। यानी जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे उसमें सबसे कम प्रतिकर्षण होगा और सबसे कम विकृति होगी। फिर इसमें होगी सबसे ज़्यादा इसमें होगी लोन पेयर, सिर्फ लोन पेयर में। फोर्थ पॉइंट है केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घटने पर बंध कोण घटता है। यानी इसकी विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो इसका बंध कोण भी घटेगा। तो हम देख लेते हैं NH3 PS3 SAS H3, तो लोन पेयर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे लोन पेयर, ठीक है। और बॉन्ड पेयर को होते हैं जो इससे बॉन्ड बना रखे होते हैं, ठीक है, जिसने N से और H को जोड़ रखा है, वे हमारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो NH3 की जो हमारी बंध कोण है वो कितना है 106 डिग्री 45 मिनट, और PS3 का हमारा 93 डिग्री 20 मिनट, ASH3 का है 91 डिग्री 50 मिनट। ये है हमारा बंध कोण। तो सबसे ज़्यादा बंध कोण किसका है, इसका, तो इसका बंध कोण ज़्यादा है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम है इसकी। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का घटता क्रम इस तरफ को घट रहा है और बॉन्ड पेयर इस तरफ को घट रहा है, यानी ये हमारा सबसे ज़्यादा और ये है सबसे कम। नेक्स्ट टॉपिक है बंध दूरी यानी बॉन्ड लेंथ। तो दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी बंध दूरी कहलाती है। इसे एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन तथा स्पेक्ट्रम विज्ञान के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसकी इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे परमाणु होते हैं उसके नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बंध दूरी कहते हैं। जैसे दो परमाणु हैं उनके जो बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, तो उनके बीच की दूरी को हम बंध दूरी कहते हैं। इसे एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और स्पेक्ट्रम विज्ञान के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। उसकी इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। बंध दूरी को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। पहला है इसमें बंध दूरी को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला है परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार भी इसमें प्रभावित करेगा बंध दूरी को। तो परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध दूरी घटती है। तो जैसे छोटे छोटे परमाणु हैं उनके बीच के नाभिक भी पास पास होंगे और जो बड़े परमाणु हैं उनके नाभिक के बीच की दूरी अधिक होगी। तो ये प्रभावित करता है इसका आकार। तो आकार बढ़ेगा तो इनकी बंध दूरी भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल जैसे HF, HCl, HBr, HI। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा बंध दूरी है HI की, यानी इसका आकार सबसे ज़्यादा है। तो बढ़ता क्रम है ये बंध दूरी का, यानी इसका आकार सबसे ज़्यादा तो इसकी बंध दूरी भी सबसे अधिक। सेकेंड पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ने पर आयनिक लक्षण बढ़ता है जिससे बंध दूरी घटती है। तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर इस व्युत्क्रमानुपाती है बंध दूरी के। अगर बंध दूरी घटेगी तो ये बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं HF, HCl, HBr, HI। तो इन सब में से सबसे जो EN है वो किसका है 1.9 HF का, इसका 0.9, इसका 0.7, इसका 0.4। तो ये है बंध दूरी का बढ़ता क्रम। तो बंध दूरी इसकी सबसे क्या है, इसकी EN सबसे ज़्यादा है तो इसकी बंध दूरी सबसे कम। तो सबसे कम किसकी है EN 0.4 का, तो इसकी बंध दूरी सबसे अधिक होगी। थर्ड पॉइंट इसमें बंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर। तो बंध क्रम या बंध की बहुलकता बढ़ने पर बंध दूरी घटती है, यानी इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। बंध क्रम बढ़ेगा तो ये बंध दूरी घटेगी। जैसे N2O2 F2 में देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है बॉन्ड ऑर्डर N का, तो इसकी बंध दूरी सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा F2 की, यानी चीन इस तरफ है तो सबसे ज़्यादा F2 की होगी। बंध दूरी का ये बढ़ता क्रम है। फोर्थ पॉइंट इसमें परसेंटेज S लक्षण। तो S लक्षण बढ़ने पर बंध दूरी घटती है। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती है परसेंटेज S लक्षण व्युत्क्रमानुपाती 1/, बंध दूरी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं SP,
sp2 sp3। तो इसमें परसेंटेज सिलेक्शन देख लेते हैं। इसमें sp में है 50%, इसमें 33.3%, यानी जो s है उसका कितना लक्षण है 50% है, इसमें 3.3% है, इसमें 25% है। तो बढ़ता क्रम है किसका, बंद दूरी का, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा है s लक्षण तो इसकी बंद दूरी सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा है sp3 की बंद दूरी। एग्जाम्पल जैसे CH4 C2H4 C2H2। तो इनमें इस पे जो C है कार्बन है उस पे संग्रहण कौन सा है, sp3, इस पे है sp2, इस पे है sp। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसकी है बंद दूरी, sp3 की। तो sp3 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी C2H4 यानी sp2 की, फिर C2H2, यानी ये घटता क्रम किसका, बंद दूरी का। तो ये होगी हमारी बंद दूरी। नेक्स्ट टॉपिक है आणविक कक्षक सिद्धांत, MOT यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने VBT बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार ये MOT भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो संयोजी बंध सिद्धांत की कमियों को दूर करने के अणुओं के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए हुंड और मुलिकन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। तो जो हुंड और मुलिकन है ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने MOT दिया था, यानी इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये जो नाम होते हैं ना इन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए पेपर में हाईलाइटर करके, यानी जैसे मैंने ये ब्लैक पेन से लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा दिख रहा है। आप एग्जामिनर कुछ नहीं पढ़ेगा, सिर्फ ये वाला नाम पढ़ेगा, आपको उसको पता चल जाएगा आपको कुछ पता है इसके बारे में, वो इसको करेक्ट कर देगा। तो आपको ये नाम ज़रूर याद करना है। तो संयोजी बंध सिद्धांत की कमियों को दूर करने के अणुओं के, यानी संयोजी बंध सिद्धांत जो था यानी VBT, तो जो हमारा VBT था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये वाला सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ठीक है, किसने किया था, हुंड और मुलिकन ने। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। पहला है, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं, इसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक ऑर्बिटल यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। जैसे इसमें कहा गया है जो हमारे परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु ऑर्बिटल में, और जो हमारे इसमें और जो हमारे जो हमारे अणु होते हैं वो आणविक ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। सेकेंड है, इसमें जब दो परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें आणविक ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे हमने देखा दो परमाणु है, ये दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे, यानी 1s ऑर्बिटल लिए हमने, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और बना लेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये कहा गया था इस पॉइंट में। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, आणविक कक्षक समान ऊर्जा वाले परमाणु ऑर्बिटल के संयोग से बनते हैं। तो जो हमारा आणविक ऑर्बिटल था वो दोनों समान ऊर्जा के परमाणु ऑर्बिटल के संयोग से बना। फोर्थ पॉइंट है, आणविक कक्षकों की संख्या अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है। जो हमारा आणविक ऑर्बिटल है उसकी जो संख्या होती है वो जो हमारे अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु ऑर्बिटल थे उनकी संख्या के बराबर होती है, यानी दो ऑर्बिटल में भाग लिया तो यहाँ पे भी 2 ऑर्बिटल बनेंगे मोलिकुलर। ठीक है, जैसे AO यानी आणविक ऑर्बिटल, ये भी आणविक ऑर्बिटल, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल। कितने थे, 2, और बने कितने, 2। फिफ्थ है, इसमें परमाणु कक्षक एक नाभिकीय होता है, यानी जो हमारा परमाणु कक्षक होता है वो एक नाभिकीय होता है, यानी इसमें एक नाभिक होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक नाभिक प्रभाव में रहते हैं, जबकि आणविक ऑर्बिटल बहुनाभिकीय होता है। जैसे हमारे ये आणविक ऑर्बिटल है ये एक नाभिकीय होगा, और जो हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसमें बहुनाभिक होंगे, यानी बहुत सारे नाभिक होंगे। 6 पॉइंट है, इसमें प्रत्येक आणविक ऑर्बिटल को तरंग फलन यानी ये साइन से प्रदर्शित करते हैं। साइन इक्वल्स टू तरंग फलन इज इक्वल्स टू परमाणु कक्षक। 7th इसमें जब 2 परमाणु कक्षक के संयोग से 2 नए ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल्स बनते हैं तो जिस ऑर्बिटल कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होती है उसे बंधन आणविक ऑर्बिटल, और जिस आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु ऑर्बिटल की ऊर्जा से अधिक होती है उसे प्रतिबंधन आणविक ऑर्बिटल कहते हैं, यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये जो हमने इतनी बड़ी थ्योरी यानी इतना बड़ा ये लेक्चर दे दिया, ये है क्या, इसे आप इससे समझो, फिर थ्योरी फिर से आपको बताऊंगी। जैसे जो ये हमारे परमाणु ऑर्बिटल है, अगर ये जितनी भी इसकी ऊर्जा है आणविक ऑर्बिटल, ये हमारे अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं आणविक ऑर्बिटल, और इनसे बन रहे हैं हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इन जो हमारे आणविक ऑर्बिटल है इनकी ऊर्जा से, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, अगर इनकी ऊर्जा से कम है तो उसे कहेंगे हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी बंधक आणविक ऑर्बिटल। और अगर
इनकी ऊर्जा से अधिक कोई ऑर्बिटल है यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल बना, उसे कहेंगे हम ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इस पूरे थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि जो हमारे परमाणु ऑर्बिटल इस अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं उसकी ऊर्जा से अगर कम होंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल तो उसे कहेंगे हम बंधक ऑर्बिटल, बंधक आणविक ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल BMO, और अगर इसकी ऊर्जा से अधिक है तो उसे कहेंगे हम ABMO। समझ में आया? नेक्स्ट 8 पॉइंट है, इसमें बंधक आणविक कक्षकों को सिग्मा पाई डेल से प्रदर्शित कर किया जाता है, जबकि प्रतिबंधन आणविक ऑर्बिटल को इसमें स्टार लग जाता है। जैसे इसमें है ये सिंपल है और इसमें स्टार लगा हुआ है, तो ये है हमारे बंधक आणविक ऑर्बिटल और ये है प्रतिबंधक आणविक ऑर्बिटल। ठीक है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो 9 पॉइंट इसमें परमाणु ऑर्बिटल की तरह आणविक ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर वाले बंधक आणविक ऑर्बिटल में और बाद में विपरीत बंधक आणविक ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। जैसे हमने पढ़ा था परमाणु ऑर्बिटल सिद्धांत में, जिसमें हमने दिखाया था कि पहले पाउ नियम में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में जाते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है। इसी प्रकार इसमें भी जिसकी ऊर्जा कम होगी किसकी थी, हमारी बंधक आणविक ऑर्बिटल की। ठीक है, तो पहले बंधक आणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, फिर ABMO में यानी विपरीत बंधक आणविक ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। जैसे ये हमने पीछे बताया था, ये वाली आकृति, तो सबसे कम किसकी ऊर्जा है, BMO की। तो BMO में सबसे पहले प्रवेश करेंगे, फिर ABMO में, फिर AO में और फिर ABMO में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंध की संख्या बंध क्रम कहलाती है। तो किसी भी अणु में जो हमारे उप सहसंयोजक बंधों की संख्या होती है उसे कहते हैं हम बंध क्रम। तो इसकी गणना निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू NB - Na/2। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, NB - Na/2। तो मैं आगे बताऊंगी कि NB क्या है और Na क्या है। तो जहाँ NB है हमारा बंधक आणविक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने पीछे पढ़ा BMO, और Na हमारा विपरीत आणविक ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी ABMO। तो बंध क्रम का महत्व इसे हम ज्ञात करना मैं अभी बताऊंगी, इस पे आधारित थोड़े क्वेश्चन बताऊंगी आपको। तो बंध क्रम का महत्व क्या है, बंध क्रम के निम्नलिखित महत्व। पहला है अणु का स्थायित्व ज्ञात करने में इसका महत्व है। तो बंध क्रम बढ़ने पर अणु का स्थायित्व बढ़ता है, तो अगर बंध क्रम बढ़ेगा तो स्थायित्व भी बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है अणु की बंध दूरी। तो अणु का बंध क्रम बढ़ने पर बंध दूरी घटती है, यानी इसके ये अपोजिट है, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो ये घटेगी। थर्ड पॉइंट है अणु का चुंबकीय व्यवहार, यानी जब किसी अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह अनुचुंबकीय होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मैंने कई बार बताया हुआ है। जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा एक कक्षक में तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय। और जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तो वो कैसे होगा, प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ है इसमें अणु की वियोजन ऊर्जा। वियोजन ऊर्जा ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है किसका, बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर अणु की वियोजन ऊर्जा बढ़ती है, तो इसके समानुपाती है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू वियोजन ऊर्जा, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं आगे एक और टॉपिक बचता है, अब है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं में बंध क्रम। तो अणुओं में बंध क्रम कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम वो देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं आणविक ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर क्या क्या होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा अहबाउ नियम, उसमें हमने पढ़ा 1s2 2s2 2p3 2px, ये सब चीज़ में हमने पढ़ी। ठीक है, इसी प्रकार ये वो किसके लिए था, परमाणु ऑर्बिटल्स के लिए, और ये है हमारा आणविक ऑर्बिटल्स के लिए। तो आणविक ऑर्बिटल्स का ऊर्जा स्तर देख लेते हैं। तो परमाणु ऑर्बिटल की तरह आणविक ऑर्बिटल में भी ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। जैसे उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा था, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2, इस प्रकार इसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसमें, अणुओं में। हमने देखा था वो सिर्फ एक परमाणु के लिए था, ये है हमारे अणुओं के लिए, यानी बहुत सारे परमाणु एक साथ कार्य करेंगे। तो पहला है इसमें नाइट्रोजन अणु तक। जैसे हमारे नाइट्रोजन अणु का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 14 होता है। नाइट्रोजन परमाणु का क्या होता है हमारा, 7 होता है परमाणु क्रमांक। अगर 2 लेंगे यानी N2 तक तो कितने होंगे, 7 + 7 = 14। तो 14 तक यानी परमाणु क्रमांक 15 तक। तो 15 तक जितने भी हमारे परमाणु हैं उनका अगर दोनों का जोड़ के अगर 15 से कम आ रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार होगा। कैसे होगा, सिग्मा 1s, यानी जो हमारे, पहले आप ये समझो जो हमारे S हैं ये सारे S, ये P है। ठीक है,
इन सब में ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो हमारे परमाणु ऑर्बिटल्स थे उसमें क्या था, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, एफ में 14। लेकिन इसमें बहुत सिंपल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सब में, किसी में भी आपको इलेक्ट्रॉन याद करने की जरूरत नहीं है, सब में ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो पहले बढ़ेगा सिग्मा 1s में, फिर बढ़ेगा सिग्मा स्टार 1s में, फिर बढ़ेगा सिग्मा 2s में, फिर बढ़ेगा सिग्मा स्टार 2s में, फिर ब्रैकेट लगा के पाई 2p x इक्वल्स टू पाई 2p y। तो इन दोनों की ऊर्जा समान है, पहले इसमें एक भरेगा, फिर इसमें एक भरेगा, फिर दूसरा इसमें भरेगा, फिर दूसरा इसमें भरेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में आ जाएंगे। फिर भरेगा सिग्मा 2p z में, फिर भरेगा पाई स्टार 2p x में इक्वल्स टू पाई स्टार 2p y में, इन दोनों की ऊर्जा भी समान है। तो फिर भरेगा सिग्मा स्टार 2p z में। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी नाइट्रोजन परमाणु तक, नाइट्रोजन अणु तक। सेकेंड है नाइट्रोजन अणु से ऊपर, यानी नाइट्रोजन अणु तक तो ये वाला होगा, और नाइट्रोजन अणु से ऊपर जितने भी हमारे अणु बचे वो कितना होगा, वो कैसा होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। इन दोनों में थोड़ा ही अंतर है, सिर्फ आप बस ये जान लो कि जो हमारा सिग्मा 2p z है ये बीच में है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में, और जो हमारे नाइट्रोजन अणु के ऊपर वाले जो हमारे जितने भी अणु होंगे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें ये सिग्मा 2p z पहले आ जाएगा, यहाँ पे पहले आ गया। ठीक है, बस यही है इसमें अंतर, और कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये तो एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह ही है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s तक। ठीक है, और फिर ये वाला आगे आ जाएगा बस, और आपको ये सब चीज़ लिख देनी है। तो सिग्मा 2p z, फिर यही पाई 2p x, पाई 2p y, फिर पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और सिग्मा स्टार 2p z। तो ये सिंपल है, ये आपको याद करना ही होगा। ठीक है, याद कर लेना, उस सब में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाओगे तो आपके अणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब इसमें नोट देख लेते हैं, यह आहपाउ नियम, पाउली के अपवर्जन नियम व हुंड का पूर्णतः पालन करता है। तो यह इन तीनों नियम का पालन करता है। जो हमारे पीछे वाले थे परमाणु ऑर्बिटल, वे भी इन तीनों को नियम का पालन करते थे, और ये आणविक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी इन तीनों नियम का पालन करता है। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, इसमें मैं इसका कुछ बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगी आपको। कुछ अणुओं में आणविक ऑर्बिटल विन्यास, बंध क्रम, चुंबकीय गुण ज्ञात करना। तो इसमें देख लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट। तो H2 अणु में देख लेते हैं पहले। तो आणविक ऑर्बिटल विन्यास इसका देख लेते हैं, इसमें कितने हैं H2। तो 2 में मतलब इसका परमाणु क्रमांक, इसमें 2 है, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका भी 1, तो कितने हो गए 2, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 2। तो आणविक ऑर्बिटल विन्यास होगा इसका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s0 लिख लेंगे यहाँ पे कितने, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो इसमें आ गए, खत्म। तो इसमें अब देखते हैं, जो मैंने पीछे बताया था कि NB और Na ज्ञात करना सिखाऊंगी आपको। तो NB का मतलब है यहाँ पे B मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें जैसे ये है, जिसमें स्टार नहीं पाया जाएगा उसे कहेंगे हम बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे 2, ठीक है, और ये हमारे एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे कितने, जैसे स्टार वाले जितने भी हैं ना, स्टार वाले जितने भी हमारे ये आएंगे 1s 2s जितने भी हैं, ठीक है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसे गिन लेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, बॉन्डिंग में तो 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग में 0 है। तो NB हो गया 2 और NB हो गया 0, है नहीं सिंपल। तो आप देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसमें, NB माइनस Na/2। तो NB है 2, Na है 0, /2 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देख लेते हैं रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम। H2 अणु में दोनों H परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजक बंध होता है। इन दोनों में क्या होता है, एकल सहसंयोजक बंध। इसमें सिग्मा बंध यानी बंधक आणविक ऑर्बिटल में अगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होता है। यानी इसमें क्या है, ये दोनों इन्होंने बंध बना रखा है। यानी अगर मान लो इसमें 1 होता तो क्या हो जाता है, इसमें एक अगमित इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसलिए ये क्या होता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। लेकिन इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो गया प्रतिचुंबकीय। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। He2 अणु में तो आणविक ऑर्बिटल विन्यास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 बनेगा, क्योंकि He में कितने होते हैं, 2 परमाणु क्रमांक, और He में भी 2, तो कितने हो गए टोटल 4। तो 4 का करेंगे। हम जो उसका करते थे अबाउ नियम के अनुसार, उसमें क्या होता था, एक ही परमाणु होता था, हमें एक ही परमाणु क्रमांक देखना होता था। लेकिन इसमें आते हैं अणु, यानी 2 हैं इसमें, तो दोनों जोड़ के करेंगे हम इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। तो इसमें सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो 2 हो गए, 2 2 4। तो इसमें NB कितने हैं, 2, और Na कितने हैं, 2, यानी इस बिना स्टार वाले 2 हैं और स्टार वाले भी 2 हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसमें NB माइनस Na/2 इक्वल्स टू -2/2 इक्वल्स टू 0।
रिजल्ट देख लेते हैं इसका क्या हुआ। 1 फर्स्ट पॉइंट इसमें He अणु संभव नहीं है। ये जो है हमारा He अणु वो संभव नहीं है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर शून्य है। क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, शून्य आ गया, क्योंकि ये संभव नहीं है। ये क्या है हमारी He एक अक्रिय गैस है, इसलिए ये इसका बॉन्ड ऑर्डर संभव नहीं है। जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए समझ लो वो अणु संभव नहीं है। अब थर्ड एग्जांपल है N2 अणु में देख लेते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो N2 अणु में क्या मतलब, N में परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 और N में भी 7, तो 7 और 7 14 हो गए, तो 14 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना होगा। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x स्क्वायर इक्वल्स टू पाई 2p y स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू सिग्मा 2p z स्क्वायर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिए। अब देख लेते हैं इसमें Nb कितने हैं। तो Nb ये इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्योंकि इसमें स्टार और बिना स्टार ये दोनों कट गए आपस में, इन्हें नहीं गिनेंगे। अब यहाँ से गिनेंगे तो Nb देख लेते हैं हम बिना स्टार वाले। तो 2 ये रे 2 ये रे 2 ये रे और 2 ये रे, कितने हो गए 8, और यहाँ पे स्टार कितना है सिर्फ 1, तो यहाँ पे लिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें तो 2। तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं Nb माइनस Na/2, तो Nb है 8 Na है 2/2 इक्वल्स टू 3 हो गया। अब देख लेते हैं आगे रिजल्ट क्या मिला। पहला है N2 अणु में N परमाणु के मध्य त्रिसहसंयोजक बंध होता है। तो इसमें क्या होता है त्रिसहसंयोजक बंध, तो इसमें सहसंयोजक बंध 3 होते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें यह है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब है इसमें कोई भी अयस्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है आपको, यानी एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी उपस्थित नहीं है, दोनों सब जगह पेयर में ही है, इसलिए क्या है प्रतिचुंबकीय। फोर्थ है इसमें O2 अणु में देख लेते हैं। O2 अणु यानी ये नाइट्रोजन से ऊपर वाला अणु है। नाइट्रोजन से ऊपर वाला अणु के लिए मैंने क्या बताया था, इसमें जो हमारा सिग्मा 2p z था वो पहले आ जाएगा ब्रैकेट से। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z स्क्वायर पाई 2p x स्क्वायर पाई 2p y स्क्वायर पाई स्टार 2p x1 इक्वल्स टू पाई स्टार 2p y1। तो कितना खतरनाक है, समझ में आया। तो इसमें कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और ये दोनों 16। तो Nb10 Na6 कैसा आया। तो Nb देख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10। स्टार वाले देख लेते हैं 2 2 4 और 2 6, तो 6 हो गए। तो यहाँ पे एक एक देख लेना आप, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर है Nb माइनस Na/2, तो Nb है 10 Nb है Na है 6, तो 10 में से 6 गया 4/2 इक्वल्स टू बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो इसमें बॉन्ड कितने बने 2, तो 2 आए तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। रिजल्ट देख लेते हैं इसका। पहला पॉइंट है O2 अणु में दोनों O परमाणु के मध्य द्विसहसंयोजक बंध है, द्विसहसंयोजक बंध, ठीक है। सेकंड पॉइंट है विपरीत बंधक आणविक ऑर्बिटलों में अयस्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण O2 अणु अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय कैसे है, क्योंकि जो हमारे 2px है और 2py इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एक अयस्मित इलेक्ट्रॉन है 2 इसमें, तो ये हो गया हमारा अनुचुंबकीय, ठीक है। ये चुंबकीय गुण रखता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। बहुत ही शानदार ये सीरीज़ थी आज की। तो आज मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का सारा सिलेबस कंप्लीट। यूनिट 2 का, यूनिट 3 भी जल्दी ही आएगी। एक बार जाने से पहले पिन कमेंट ज़रूर चेक करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।